कई साल पहले एक छोटे से गांव में क्रिस्टोफर नाम का एक व्यापारी रहता था। एक दिन व्यापार को बढ़ाने के सिलसिले में उसे अपने गांव से बाहर जाना पड़ा और रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। ओहो, मेरा घर तो काफी दूर है। अब इस जंगल में मैं गाड़ी कैसे ठीक कराऊंगा? ऐसा सोचकर क्रिस्टोफर वहां भटकने लगा। ठंड बढ़ती जा रही थी और अंधेरा भी हो गया। क्रिस्टोफर घबराने लगा और अचानक उसने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर देखा जहां से रोशनी आ रही थी। क्रिस्टोफर उस रोशनी की ओर चल दिया और घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाने लगा। कौन हो आप? मैं पास के गांव में रहता हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और अंधेरा भी हो चुका है। मुझे ठंड भी लग रही है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? अभी तो बर्फ भी गिरने लगी है। आप एक काम कीजिए, अंदर आइए और मेरे सोफे पर सो जाइए। मेरे पास आपके लिए कुछ खास तो नहीं है, मगर आप यहाँ ठंड से बच सकते हैं। क्रिस्टोफर जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ कई बच्चे एक दूसरे के पास सो रहे थे। ठंड में सिकुड़कर सभी गहरी नींद में सो रहे थे। इतने सारे बच्चे, कौन हैं ये? ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं और मेरे पति यहाँ रहते थे। हमारी कोई औलाद नहीं है, तो हमने मिलकर कुछ अनाथ बच्चों को शरण दी। अब मेरे ये लो गरम चाय और सूखी रोटी। मेरे पास और कुछ नहीं है। शुक्रिया। इस बढ़िया अदरक वाली चाय से मेरी ठंडी पूरी तरह से भाग गई। आप बहुत अच्छी हो। शुक्रिया। गुड नाइट। चाय की चुस्की से क्रिस्टोफर के शरीर को आराम मिलने लगा, पर उसका मन बेचैन था। सुबह सबके उठने से पहले वो वहां से निकल गया और अपनी घर की ओर चल दिया। सवेरे जब रोज और बाकी बच्चे उठे तब क्रिसमस ट्री की सजावट के कामों में लग गए। तब एक बच्चा बोला, हम सबने सांता को चिट्ठियाँ लिखी थी। सांता हमारा गिफ्ट लेकर आएगा ना? बिल्कुल, तुम सब भगवान के बच्चे हो। तुम्हारा तोहफा जरूर आएगा। रोज ने बच्चों को आश्वासन दे दिया, पर वो काफी चिंतित थी क्योंकि उसके पास बच्चों के तोहफे खरीदने के भी पैसे नहीं थे। सोच में डूबी हुई रोज अपने घर के बाहर निकल गई। तब अचानक उसके सामने एक बग्गी आकर रुकी। कौन हो तुम? मैं आपके लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। पर आपको यहाँ किसने भेजा? सांता क्लॉज ने। सांता क्लॉज? ये चिट्ठी पढ़िए, आप खुद ही समझ जाएंगी। ऐसा कहकर बग्गी वाला बच्चों की चिट्ठियां और तोहफे दरवाजे के पास रखने चला गया। रोज ने देखा कि सभी चिट्ठियां वही हैं जो बच्चों ने सांता के लिए लिखी थीं और सभी के तोहफे आए थे। पर ये चिट्ठियां तुम्हें कहाँ से मिली? और तुम इनके लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? सुना है आप अदरक वाली चाय बहुत अच्छी बनाते हो, मुझे एक कप मिलेगा? जैसे ही रोज ने अदरक वाली चाय की बात सुनी, वो समझ गई कि तोहफे क्रिस्टोफर ने भेजे हैं। रोज चाय बनाने के लिए अंदर गई। बाहर आने पर उसने देखा कि बग्गी वाला जा चुका था, पर दरवाजे पर रोज के लिए एक चिट्ठी और कुछ पैसे रखे थे। आपकी चाय ने मेरे दिल को सुकून दे दिया और आपकी दरिया दिली से मैं क्रिसमस का सही मतलब समझ गया हूँ। आपके बच्चों को उनके सीक्रेट सांता ने गिफ्ट्स भेजी और कुछ पैसे आपके लिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई तकलीफ ना हो। मैं अगले साल फिर से आऊंगा और आपके बच्चों का सीक्रेट सांता बनूंगा। चिट्ठी पाकर रोज की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन प्रार्थना करते हुए वो भी बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने चली गई। तो इस तरह सीक्रेट सांता ने अनाथ बच्चों को दिया क्रिसमस का तोहफा। बहुत साल पहले की बात है। रमन लाल नाम का एक सेठ हुआ करता था। वो काफी चतुर था और दूर दूर तक अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उसके सामने कोई न टिक पाता था। पर इससे उल्ट उसका बेटा प्रताप बहुत ही भोला था। समझदारी उसके पास थी ही नहीं। सेठ ने उसे समझदार बनाने और जीवन के कुछ पाठ पढ़ाने के लिए युक्ति सोची। सेठ ने उसे 100 भेड़ें दी। बेटा प्रताप, ये लो, ये 100 भेड़ हैं। तुम्हें इन्हें बाजार लेके जाना है
और वहाँ से 100 गेहूं की बोरियां लानी है। पर ध्यान रहे, तुम ये भेड़ बेच नहीं सकते। पूरी की पूरी भेड़ मुझे वापस चाहिए, और अगर तुम खाली हाथ लौटते हो तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इतना बोल के सेठ ने प्रताप को शहर की ओर रवाना कर दिया। प्रताप शहर पहुंचा, पर उसके पास 100 गेहूं के बोरे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। क्या करूं? पिताजी ने मुझे शहर भेज दिया है। थोड़ी दूर जाके बैठ जाता है और सोचता रहता है। काफी समय हो जाने के बाद वो उदास हो जाता है। उसे कोई युक्ति नहीं सूझती। तभी वहाँ से एक लड़की निकलती है। वो काफी सुंदर और दयालु थी। प्रताप को बैठा देख वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो यहाँ? प्रताप अपनी पूरी बात उसे बताता है। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? एक काम करो, भेड़ों के बाल कटवा के बेच दो, उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, जिससे तुम 100 गेहूं की बोरियां आराम से खरीद सकते हो। इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। प्रताप ने ऐसा ही किया। वो भेड़ के बाल लेकर बेच आता है और उनके पैसों से बोरियां खरीद लेता है। चलो, मैंने बोरियां खरीद ली, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। प्रताप भेड़ और 100 गेहूं की बोरियां लेकर अपने घर जाता है और पिताजी को अपनी पूरी कहानी बताता है। पिताजी सोच में पड़ जाते हैं कि वो लड़की कौन है, और वो उससे बोलता है, कल सुबह फिर मेरे पास आना। अगले दिन, मैं तुम्हारे भेड़ के बाल बेचने से खुश नहीं हूँ। तुम आज फिर से बाजार जाओ और मुझे 100 गेहूं की बोरियां लाके दो, नहीं तो घर मत आना। ये सुनकर प्रताप उदास हो जाता है और फिर से भेड़ लेकर बाजार पहुंच जाता है। काश वो लड़की फिर आ जाए तो मेरी मदद कर दे। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद वो लड़की वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है, आज क्या हुआ? तुम फिर से उदास बैठे हो? पिताजी ने फिर से मुझे 100 गेहूं की बोरियां लाने के लिए बोला है, पर मैं कैसे लेके जाऊं? पैसे नहीं है मेरे पास। लड़की कुछ देर सोच कर बोलती है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इन भेड़ों के सींग काट कर बेच दो और उस पैसे से गेहूं की बोरियां खरीद लो। इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। प्रताप लड़की की बात मानकर वैसा ही करता है और पैसे लेकर के वो 100 गेहूं की बोरियां खरीद लेता है। चलो, मैंने बोरियां खरीद ली, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। प्रताप भेड़ और 100 गेहूं की बोरियां लेकर अपने घर जाता है और पिताजी को फिर से अपनी पूरी कहानी सुनाता है। पिताजी ये सुन के काफी अचंभित हो जाते हैं और उस लड़की की एक अंतिम परीक्षा लेने की सोचते हैं। प्रताप, जाओ उस लड़की से बोलो कि मुझे 1-2 हाथ लंबी राह की रस्सी बना के दे। प्रताप जाकर लड़की को पूरी बात बताता है। लड़की भी काफी समझदार थी। ठीक है, मैं रस्सी बना तो दूं, पर तुम्हारे पिताजी को वो राख की रस्सी गले में पहननी पड़ेगी। सेठ ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना तो असंभव है और वो शर्त मान लेता है। अगले दिन लड़की काफी होशियार थी। उसने एक पत्थर में रस्सी रखी और उसे आग लगा दी। आग बुझने के बाद रस्सी राख की बन गई और उसने वो रस्सी प्रताप के हाथ भिजवा दी। रस्सी देखकर सेठ काफी अचंभित होता है, क्योंकि जैसे वो रस्सी छूता तो वो चूर चूर हो जाती और उसके हाथ में कुछ न आता। और सेठ उस लड़की की होशियारी को मान जाता है। वो प्रताप के साथ उस लड़की के पास जाता है। बेटा, मैं तुम्हारे चातुर्य से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। लड़की भी शादी के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समझदारी दिखानी चाहिए और हार मानकर नहीं बैठना चाहिए।